हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। वेलकम बैक टू O2IS अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं HP Allied मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में। दिस इज द डे 18th एंड हम लोग अपने फैगन में पहुंच रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के मैं जो है शायद 1 या 2 क्लासेस और करूंगा इसके ऊपर। सो दिस इज द थर्ड वीक एंड आई कमिटेड फॉर द 3 वीक्स। 3 वीक्स का हम लोगों ने कमिट किया था और मैंने जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लिए हैं आप लोगों के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन आर मेकिंग सम काइंड ऑफ सेंस टू यू पीपल एंड दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। ठीक है जी। सो सबसे पहली बात तो जो सेशन हम लोगों ने आज लेना था वो कल के ऊपर पोस्टपोन हो गया है। सो ट्यूसडे 11 o'clock 11 AM हम लोग जो है सेशन ले रहे हैं। सो उस सेशन के लिए जो है अगेन मैंने जो है अपना जो यूट्यूब कम्युनिटी है उसके ऊपर भी जो है एक लिंक पा दिया है एंड आप जाके इस लिंक के ऊपर रजिस्टर कर लो। दैट इज हाउ यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन। ये 2 दिन हम लोग लाइव सेशन भी लेंगे सो दैट टू मेक श्योर कि आपकी जो है प्रिपरेशन इट इज टॉप नॉच और आप जाके वहां पे जो है कोई इस तरह की गलतियां ना करें। ठीक है जी। सो टाइप 3 हम लोग कर रहे हैं, थर्ड वीक पे हम लोग पहुंच गए हैं और अगर आपको पता ही है कि अब जो इम्तिहान के दिन है इसके लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं आपके पास। 6 तारीख को जो है आप अपने एग्जाम में बैठे होंगे या फिर काइंड ऑफ मतलब वी आर थिंकिंग वे पॉजिटिव अबाउट इट कि बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे ये तो नहीं पता। बट जितना जो है हमें शेड्यूल मिला हुआ है हम उस हिसाब से तो जो है 9 दिन हमारे पास बचे हुए हैं और ये हम लोग जो है इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द डे 18th एंड अगेन हम लोग बात करेंगे टाइप 3 क्वेश्चंस की। 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच एंड इन्हीं को हम लोग जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। फिर से बताया तो मैं आपको हम लोग ने लाइव सेशंस लेने हैं और ये लाइव सेशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके लिए आपको जो है एक फॉर्म को फिल करना है, गूगल फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करोगे आप तो जो है आपको लाइव सेशन का इनविटेशन मिल जाएगा। इसका जो पहला सेशन है कल ट्यूसडे को 11 बजे जो है वो हो रहा है तो आप इसके लिए प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो है HP Allied मेंस मार्क्स बूस्टर बैच मैंने अपने एप्लीकेशन में बना रखा है तो आप उस एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे बैचेस सेक्शन में जाइए, वहां पे ऐड बैच वाले सेक्शन को क्लिक करिए, वहां पे आप जो है अपना बैच कोड HPM23 पाइए। इसी के साथ जो है आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल कर लोगे। यहाँ पे मैंने जितने भी अब तक क्वेश्चंस लिए हैं उनके PDF जो है विद मॉडल आंसर्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। इन मॉडल आंसर्स को आप अवेल कर सकते हो। ये काइंड ऑफ लास्ट मिनट रिवीजन भी इस काम करेगा। ये क्वेश्चन जो है लास्ट मिनट रिवीजन की तरह भी काम करेंगे आपको। ठीक है। वन मोर थिंग, जब से मैं ये लेने लगा हूँ ये आपको ये पर्टिकुलर सेशन में PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उस टाइम से मैं कुछ मॉडल आंसर्स नहीं ले रहा हूँ बिकॉज अब जो है आई डोंट वांट दीज वीडियोस टू बी वेरी लॉन्ग कि आप इसके ऊपर जो है अपना 30 या 40 मिनट वो करे अपना मतलब काइंड ऑफ 30 या 40 मिनट यहाँ पे लगाएं। सो आई डोंट वांट दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई कीप दिस वीडियो एज लीन एज पॉसिबल एंड मैं आपको स्टिल आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियोज, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस व्हाई बिकॉज टू मेक श्योर कि आप जो है हर रोज के वो आंसर्स जो हैं वो लिख रहे हैं। अभी भी आपका टाइम है सो आप 3 या 4 5 क्वेश्चन जितने भी आप लिख सकते हैं उनको लिखिए, अपने लास्ट मिनट इंप्रूवमेंट्स करिए उस पर एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फेच 2 or 3 मोर मार्क्स देन द अदर पीपल। और ये जो है अगेन मेक इट और ब्रेक इट वाला काम करने वाले हैं। ठीक है जी। सो मैंने मॉडल आंसर यहाँ पे डाल दिए हैं। आई एम वर्किंग ऑन द सेकेंड PDF पार्ट 2 ऑफ 140 वर्ड्स। ये जैसी हो जाएगी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, मे बी आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा एंड टिल दैट टाइम हम लोग जो है आके के क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ठीक है जी। सो टाइप 2 की स्ट्रेटेजी आपको ऑलरेडी पता है, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करूंगा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हमको लेना है, 2 सेंटेंसेस हर एक में डिवोट करने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में। पैराग्राफ राइटिंग करो। पैराग्राफ का मतलब एक ही लाइन से स्टार्ट होके एक ही पैराग्राफ में खत्म नहीं करना है। पैराग्राफ लेने हैं 3, एक पैराग्राफ बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, इस तरह से जो है अलग अलग पैराग्राफ बनाओ। ठीक है। मेरे पास जो कुछ आंसर्स आए हैं आज उसमें अगेन कोई पैराग्राफिंग नहीं करी हुई है। आपने जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हो और एंड पे ही मतलब बीच ही में सब कुछ मिक्सअप कर रहे हो। बहुत अच्छा कंटेंट जरूर दोगे बट एक या 1.5 मार्क्स जो है कट जाएंगे। क्यों? बिकॉज एग्जामिनर अगर ये पेपर आपका बीच में होगा और एग्जामिनर जो है 5-6 आपके क्वेश्चंस पढ़ने के बाद या 5-6 पेपर पढ़ने के बाद आपके पेपर पे आएगा तो वो इतनी हैपहैजर्ड राइटिंग देख के जो है आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। सो पैराग्राफ राइटिंग अगर कर रहे हो तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आप जो है क्या कर रहे हो, अलग अलग पैराग्राफ यूज कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पॉइंट फॉर्मेट में यूज कर रहे हो तो अगेन वो आप यूज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस में यहाँ पे ध्यान सुनो, कई क्वेश्चंस में जो है आपको थोड़ा डीपर एनालिसिस देना है तो उसमें अगर ऊपर ऊपर से पॉइंट लिख दोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो जो क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इज इट रिक्वायरिंग अ डीपर एनालिसिस। अगर डीपर एनालिसिस देना है तो आप उन्हें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो और वहां पे जो है थोड़ा डीप में एक्सप्लोर करो किसी भी पॉइंट को। ठीक है। उसके ऊपर ऊपर पॉइंट लिख के मत दो, उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे।
प्रायोरिटाइज करने हैं आपके पॉइंट्स को। अगेन जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले लिखो और जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बाद में लिखने की कोशिश करो। लॉजिकल डायग्राम्स या फ्लो डायग्राम्स बनाओ जहाँ पे भी पॉसिबल है। अगेन आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो बड़ी इन्फॉर्मेशन को उस तरह से। एंड फाइनली टाइम इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मेक श्योर जो है आप अपना टाइम लिमिट को जो है डियर कर रहे हो जब आप एक पर्टिकुलर पेपर करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो हम लोग बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको जो दिए थे, देखो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर से इन्हीं क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों आपको डिटेल में मॉडल आंसर नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ये मॉडल आंसर मैंने ऑलरेडी जो है ऐप में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपके आंसर्स में होना क्या चाहिए ऊपर ऊपर से, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अभी आंसर राइटिंग करके मेरे को भेज रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं भेज रहे हैं कोई चक्कर नहीं, आप वहां पे जाके जो है इसको पढ़ सकते हो और सीधे जो है आगे क्वेश्चंस में आ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सो अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी एंड वाई जो है मतलब इसके ऊपर आपको बेसिकली कमेंट करना है कि महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट था आइडियल सोसाइटी का वो किस तरह का था, ठीक है। सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द स्टेटलेस सोसाइटी। इनके जो भी हम लोग व्यूज देखते हैं इसमें जो है स्टेट जो है इनको एंटीथेटिकल मानते हैं, स्टेट को जो है वो ठीक नहीं मानते फॉर आइडियल सोसाइटी, ठीक है जी। इनके व्यूज को जो है हिंद स्वराज जो इनकी बुक है इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और गांधी जी के कई सारे कंसेप्ट है जो कि स्टेट के साथ जो है दे आर नॉट इन सिंक विद द स्टेट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस गांधी जी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस जो कंसेप्ट है स्टेट जो है वो उसके अगेंस्ट जाता है, बिकॉज स्टेट के अंदर जो है इनहेरेंट होता है आपको वायलेंस देखना, या वायलेंस या कोर्शन जो है वो स्टेट के अंदर आपको इम्बेडेड मिलता है, ठीक है। सो इसके लिए जो है महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द स्टेट। सिमिलरली ये और भी बात करते हैं, ही वॉज टू फॉर्म स्वराज्य, ठीक है। स्वराज्य की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं। स्वराज्य जो है इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली सेल्फ रूल। दैट मींस अ पर्सन शुड बी एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड पर्सन शुड हैव फुल फ्रीडम। सो इसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो इसके अगेंस्ट था, या स्टेट इसके एंटीथेटिकल हो जाता है। क्यों? बिकॉज स्टेट जो है वो क्या करता है, वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिमिलरली सर्वोदय की बात होती है, जबकि स्टेट जो है वो क्या करता है, गुड ऑफ द मैक्सिम के ऊपर काम करता है। मींस वो मेजॉरिटी का भला करने की कोशिश करता है बट हर एक का भला नहीं कर सकता। तो सर्वोदय का कंसेप्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, स्टेट के अगेंस्ट जाता था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है स्टेट उसके एंटीथेटिकल था, बिकॉज वहां पे जो है पावर कंसंट्रेट होती है। सिमिलरली और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो महात्मा गांधी ने जो है उन्होंने दिए हैं, जो कि स्टेट को जो है मतलब स्टेटलेस सोसाइटी को बताने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी जो इंडिया है वो स्पिरिचुअल सोसाइटी है, मल्टी कल्चर सोसाइटी है, बट स्टेट जो है वो क्या है, वो मटेरियलिस्टिक है या मटेरियलिस्टिक नोशंस रखता है, नोशंस रखता है, एज वेल एज होमोजिनिटी की तरफ जो है अग्रसर होता है। सो ये सारे कुछ जो है एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये कंसेप्ट महात्मा गांधी जी के बताने बहुत ज़रूरी हैं। आप जो है अगर इन्होंने आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़े तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको पढ़ो और इनको जो है स्पेसिफिकली आंसर लिखो। स्पेसिफिकली नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको एक ब्रीफ आइडिया अगर होगा महात्मा गांधी जी के कॉन्सेप्ट्स का, तो अगर उनके बेसिस पे आप आंसर लिखोगे तो आंसर नहीं लिख पाओगे। आपको जो है 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट इनके एस्पेक्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ क्यों थे, ये स्टेटलेस सोसाइटी क्यों बनाना चाहते थे, तो ये इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं सर्वोदय का इनका कॉन्सेप्ट था, इन कॉन्सेप्ट को आपको जो है पढ़ना है और इनके ऊपर एक नए क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है जी। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाउ डिड इन्विटेशन ऑफ गोरखास बाय राजा महानचंद ऑफ कहलूर, इसने जो है किस तरह से शिमला एंड पंजाब हिल स्टेट की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया, उसके सारे कोर्स को अल्टर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो महानचंद थे कहलूर के, उन्होंने जो है इनवाइट किया था गोरखास को कि वो क्या करें, वो जो है कांगड़ा के ऊपर जो है इन्वेड करें, क्योंकि वहाँ के जो संसार चंद थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए थे एंड कहलूर को जो है वो एनेक्स करना चाहते थे। तो इस करके जो है गोरखास को इनवाइट किया गया था एंड गोरखास के जो अमर सिंह थापा है वो यहाँ पे आए एंड बैटल ऑफ महल मुरायन में क्या हुआ था, इन्होंने जो है संसार चंद को हरा दिया था। इवेंचुअली क्या हुआ, बट संसार चंद ने जो है उन्होंने सिक्स की जो है हेल्प ली एंड सिख की हेल्प से जो है उनको क्या किया, गोरखास को डिफीट किया। इवेंचुअली क्या हुआ, गोरखास जो है देन दे रिसीडेड टुवर्ड कहाँ पे, वो जो है शिमला हिल स्टेट्स की तरफ चले गए और वहाँ पे जो है उन्होंने सारे जो एरियाज थे, जैसे नाहन हो गया आपका, देन आपका मोस्ट ऑफ द शिमला के जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको जो है कब्जा किया, इनको जो है एनेक्स कर लिया, वहाँ पे अपना रूल स्थापित किया। इवेंचुअली क्या हुआ, देन दे इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स बुशहर। सो बुशहर वाले रीजन को जब इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स दे गॉट वरीड कि इनका जो तिब्बत के साथ रिलेशनशिप है वो जो है गोरखास के कारण खराब हो जाएगा, या गोरखास के कारण जो है उसके अंदर क्या आ जाएगी, अल्ट्रेशंस आ जाएंगी। तो इस करके जो है ब्रिटिशर्स देन एंटर्ड द पंजाब हिल स्टेट्स और वहाँ पे जो है गोरखा
और आपकी जो एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ संगौली हुई। एंड ट्रीटी ऑफ संगौली के बाद क्या हुआ, इवेंचुअली जो नेपाल थे उनको जो है काफ़ी एरिया जो है उनका रिसीड कर दिया गया, उनकी जो है बाउंड्री को फिक्स कर दिया गया, वहाँ पे जो है ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा गया। एंड सबसे बड़ी बात है कि गोरखास जो हैं इवेंचुअली दे वर एडेड टू द ब्रिटिश आर्मी। सो बेसिकली क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स का इंट्रोडक्शन था इट वॉज कहीं ना कहीं कॉज बिकॉज ऑफ द गोरखाज इन्वेशन। एंड ये सारी चीज़ जो हैं दे आर देन बिकमिंग द हिस्ट्री और देन बिकेम द पार्ट ऑफ द हिल स्टेट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको जो है आपको इसी तरह से लिखना है। काफ़ी बच्चों का जो मेरे को आंसर है उन्होंने काफ़ी बेटर आंसर लिखा हुआ है इसके ऊपर, सो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है जी, इसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो कर रखी है, अगर आप जाके देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन डिफरेंस बिटवीन सेंसर मोशन, कट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए जो ये इस तरह के मोशंस होते हैं, ये इसका बेसिकली काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक किया जा सके, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख सके। सो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेंसर मोशन के बारे में बताओ आप, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताओ आप, कट मोशंस के बारे में बताओ आप। सेंसर मोशन बेसिकली क्या है, सेंसर करना, निंदा करना, किसी पॉलिसी की निंदा करना, किसी मिनिस्टर के जो है उसकी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है या उसके जो है डिपार्टमेंट में कोई काम हुआ है उसकी निंदा करना, इसके लिए लिया जाता है। एक पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक ग्रीवियंस के लिए उसे रखा जाता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा जाता है। एंड इसमें जो है जनरली वो एक मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट किया जाता है, इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जो है स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, उसको जो है आप कभी भी लेके आ सकते हो जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है जो सरकार है उसकी जो है मेजोरिटी वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा में वो खत्म हो गया। तो ये जो है अलग अलग दोनों मोशंस हैं। फिर जो आपका तीसरा मोशन आता है कट मोशन। कट मोशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली जो है आपके जब भी हम लोग आपका बजट जो है उसे पास कर रहे होते हैं तब जो है कट मोशंस लगाए जाते हैं। एंड कट मोशन का बेसिकली काम क्या होता है, आइदर कि सरकार की किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट ग्रीवियंस करना या उस पर्टिकुलर पॉलिसी को एकदम जो है खारिज करने की कोशिश करना। ठीक है, इसके ऊपर भी 3 कट होते हैं आपके, जैसे आपका पॉलिसी कट होता है, देन टोकन कट होता है आपका। ठीक है जी, सो इस तरह के जो है आपके कट्स होते हैं। एंड ये जो है आपको थोड़ा बहुत लिखना है। देखो या इसको आप 3 पर्टिकुलर जो है इस तरह के ग्राफ्स में बना के भी दिखा सकते हो, जो इस तरह के कंपैरिजंस हैं उसके अंदर ही बना सकते हो, या अलग अलग आप जो है पैराग्राफिंग में भी तीनों को अलग से दिखा सकते हो। सो ये आपके ऊपर है। ठीक है जी, डिपेंड करता है किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैक्टर्स जो मानसून को इफेक्ट करते हैं इंडिया में। सो अगेन आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इंडिया का मानसून के बारे में बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स में रोल प्ले करते हैं, मानसून होता क्या है। एंड देन उसके बाद फैक्टर्स के ऊपर आ सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि आपका बेसिकली देर इज एल नीनो ला नीना। ठीक है, जिसे हम सदर्न ऑस्किलेशन कहते हैं, इंसो हो गया, ला नीना सदर्न ऑस्किलेशन, इसके बारे में बात कर सकते हो आप। इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट की बात कर सकते हो, मदन जूलियन ऑस्किलेशन की बात कर सकते हो। देन आप जेट स्ट्रीम्स की बात करते हो, किस तरह से जो है जेट स्ट्रीम्स वो इफेक्ट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सो ये सारे जो है दे आर रीजंस, इनको जो है आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना है। देन ई नैम क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या चैलेंजेस ई नैम में फेस हो रहे हैं। ठीक है जी, ये इट इज़ व्हाट इट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, ये एक पोर्टल बनाया हमने जहाँ पे पूरे जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उनको हम लोग एक सिंगल पोर्टल के ऊपर लेके आना चाहते हैं। और इससे बहुत सारे फायदे होंगे, बेनिफिट होंगे, जैसे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिल पाएगा, या जो है हम लोग क्या कर रहे हैं फ्यूचर में प्राइस डिस्कवरी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का क्या होता है, खरीद फरोख्त होगी, तो इससे हमें फ्यूचर का पता चल जाएगा, फ्यूचर में पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है या क्या प्राइस होने वाला है। ठीक है, सो फार्मर्स बेटर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरह से काम करना था। बट चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला चैलेंज है जो कि फार्मर्स जो हैं उनके पास राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल नो हाउ, सुपरविजन नहीं है कि वो किस तरह से इस ई नैम को एक्सेस करें। ठीक है जी, सेकंड है यहाँ पे जैसे हमारे पास लैक ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस करके हमें नहीं पता कि जो पर्टिकुलर ये इस पोर्टल के अंदर लोग हैं तो उन्हें नहीं पता कि वो किस क्वालिटी का जो है प्रोड्यूस खरीद रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा, वो नहीं खरीदेंगे और फार्मर को जो है अपनी मंडी में ही ये सब बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो और बहुत सारे इश्यूज हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, वो जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। दो एनरोल तो हो गई हैं बट काम नहीं करती, बिकॉज कोई अपनी पावर को जो है छोड़ना नहीं चाहता। मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोस्ट डेटेड जो है ट्रांजैक्शन दिखाई हुई है, ऑलरेडी मंडी में बिका हुआ सामान, उसके ऊपर जो यहाँ पे हम पोस्ट डेटेड यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं चुनौतियाँ हैं, इनके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, मॉडल आंसर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। फीचर्स क्या है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट है
एंड इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और आता भी रहता है, तो इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो कर रखी है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, A to Z इसमें हमने बताया हुआ है। ठीक है जी, अराउंड 23 डिपार्टमेंट है, 119 कुछ सर्विसेज हैं, इनके ऊपर जो है ये पर्टिकुलर एक्ट जो है अप्लाई होता है। ये इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आई हुई है। इसके अंदर क्या है, आपको टाइम बेस्ड डिलीवरी की बात की जाती है कि सर्विस टाइम बेस्ड डिलीवरी है, ग्रीवियंस रिड्रेसल के बारे में बताया जाता है, इवन कंपनसेशन के बारे में जो है यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको आप देखो यहाँ पे, एंड ये आपको इस पर्टिकुलर आंसर में लिखनी है। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं, हाउ डज इट वर्क। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इट इज लाइक रेपो ऑपरेशन ओनली, बट लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है जी, 1 से 3 साल के लिए किए जाते हैं, आरबीआई कर रही है इसको। इससे क्या होगा, बैंक्स को जो है कंपैरेटिवली सस्ते दर में ज़्यादा देर तक के लिए जो है वो उनको पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा देर तक के लिए सस्ते दर में पैसा मिलेगा, तो आगे जो है कंज्यूमर्स को भी सस्ते दरों में जो है वो पैसे ब्याज पे देंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली से क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम करने का ये एक जरिया है, एंड इट इज अ इनोवेटिव स्टेप टेकन अप बाय आरबीआई, जिससे कि वो मॉनेटरी कंट्रोल जो है कर सकते हैं, या फिर जो है मॉनेटरी आपका बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, इसके ऊपर आपको लिखना था। देन उसके बाद आपका सिग्निफिकेंस क्या है हाइड्रो पावर जनरेशन के ऊपर, सिग्निफिकेंस क्या है हिमाचल प्रदेश। देखो ये हिमाचल प्रदेश जो है इट्स अ हिल स्टेट, एंड इवेंचुअली हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सम अराउंड 27,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इनका, और 20,000 मेगावाट के आसपास में तो हमने हार्नेस कर भी लिया है। सो अगेन इसके ऊपर पॉलिसी इनिशिएटिव्स बताने हैं कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम्स में क्या किया है। यहाँ पे हाइड्रो पावर पॉलिसी, इसके बारे में बात करो, 2018 में जो इन्होंने अमेंड करी थी उसके बारे में बात करनी है। एंड इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो भी ले रखी है कृतिका मैम ने, तो इनके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, वो आप देखो, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, so this question, write a brief essay on socio-economic impacts of rapid urbanization of society। इसके ऊपर जो है अगेन आपको एक आंसर लिखना है, इसके ऊपर जो है बेसिक ब्रीफ ऐसे लिखना है उसके ऊपर। सो अगेन यहाँ पे आप क्या बताओगे, अर्बनाइजेशन के बारे में बताओगे कि रैपिड अर्बनाइजेशन कैसे हो रही है। आप स्टार्ट दे सकते हो कि 2050 तक आते आते इंडिया के अंदर 50% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहेगी। सो ये जो है आप ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हो कि अर्बनाइजेशन क्या चीज़ है, एंड कितनी जो है एक्सटेंट में हो रही है। ठीक है, फिर आपको बताना है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है रैपिड अर्बनाइजेशन के सोसाइटी में, समाज में जो है वो किस तरह के यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं जब भी इस तरह की अर्बनाइजेशन होती है। तो अगेन दोनों तरह के प्रभाव है, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आप एक पैराग्राफ में दिखा सकते हैं, पॉजिटिव कैसे है कि जो अर्बन एरियाज हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रोथ के इंजन होते हैं। ठीक है, दे आर इंजन ऑफ ग्रोथ। ये जो है जनरली क्या होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं, ज़्यादा इनकम्स लेके आते हैं। यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत होता है, बिकॉज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी। एंड देन कॉस्मोपॉलिटन नेचर है कल्चर का, तो यहाँ पे जो है अगेन इस तरह के कल्चर्स मिलते हैं, तो एक नए जो है ओपन कल्चर्स का जो है यहाँ पे मूवमेंट होता है, या ओपन कल्चर जो है यहाँ पे बन के आता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक पैराग्राफ में आप पॉजिटिव भी लिखो एंड नेगेटिव भी लिखो कि रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या क्या चीज़ें निकल के आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन से, जैसे कि सोशल चैलेंजेस निकल के आते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस निकल के आते हैं, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस निकल के आते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन चैलेंज में बात करूँ, जैसे कि प्लानिंग एंड गवर्नेंस के ऊपर चैलेंज निकल के आता है कि गवर्नेंस कैसे होगी, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन प्लानिंग कैसे होगी, इसके ऊपर जो है चैलेंजेस निकल के आते हैं। देन इसके अलावा जो है आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं। अगर आप देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सैनिटाइजेशन सिस्टम है, या फिर आपका जो है बेसिक एमेनिटीज़ हैं आपकी। ठीक है जी, हाउसिंग है, अर्बन हाउसिंग है, ये सारी चीज़ें दे आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। ठीक है जी, देन उसके बाद पुलिसिंग है, ये सारे जो है रोड्स पुलिसिंग, ये सारा जो है दे आर पार्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, इसको आप मिसलिनियस में डाल सकते हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। ठीक है, अर्बन एरियाज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सोशल क्राइम्स यहाँ पे ब्रीड होते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे स्लम्स एंड स्क्वालर्स होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है जी, सो इन अलग अलग इशूज़ के ऊपर आपको यहाँ पे बात करना है कि इस तरह के जो है इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको लिखने के लिए। इसको आपको एक राइट वे में प्रेजेंट करना है। मॉडल आंसर मैंने आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर दे रखा है कि आप कैसे कर सकते हो। जो मुझे आंसर आया उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे भी डिवीजन कर रखी है, एंड कईयों में जो है जैसे मैंने अपने मॉडल आंसर में दे रखी है कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर भी जो है डिवीजन कर सकते हो। जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल, या फिर मिसलिनियस हो गया। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल, सोशल, इस तरह से आप अलग अलग बेसिकली डिविजन्स कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, एंड इंडिया इसे क्यों अपोज कर रहा है। सो अगेन ये जो है ये हमारी सॉवरन
जो हमारा जो गिलजिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है वहाँ से जो है पर्टिकुलर कॉरिडोर निकल रहा है। चाइना को तो बहुत ज़्यादा फायदा है बिकॉज उसको ग्वाडर पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है जी। इट डजंट हैज़ टू गो थ्रू सेंट्रल एशिया, सीधा ग्वाडर पोर्ट में जा सकते हो। बट इंडिया को जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इसके अंदर से। अगेन कैसे इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो कि हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाली बात हो गई कि हम जिसे हम अपना एरिया मानते हैं वहाँ पे जो है कोई दूसरा कंट्री मिलके जो है तीसरे कंट्री के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट इज़ जो चाइना ने अपने जो है बेसिकली जो इंटेंशंस हैं उन्हें क्लियर नहीं किया सीपेक प्रोजेक्ट को लेके या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेके जिसका ये पार्ट है। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्रीहेंशंस लेके आ रहा है इंडिया जो है, तभी जो है इस प्रोजेक्ट को वन बेल्ट वन रोड को भी, ओबीओआर को भी, एज वेल एज सीपेक को भी जो है क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। सो ये सारे कुछ जो है एस्पेक्ट हैं। प्लस यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है वो स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया को एक नेगेटिव पोजीशन में डालती है बिकॉज यहाँ पे जो रोड्स होंगी या यहाँ पे जो भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी वो जो है मिलिट्रीली भी यूज़ की जा सकती है अगेंस्ट इंडिया। सो ये सारे कुछ जो रीजंस है इस करके इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चंस हैं आपके, वंडरफुल रिटर्न, काफ़ी अच्छे आंसर्स आए हैं मेरे पास। जैसे कि अमित के आंसर आए हैं। अमित, आपका सिर्फ एक इशू है कि आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख दे रहे हो, तो उसको जो है थोड़ा ठीक करो, अलग अलग पैराग्राफ्स बनाओ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है जी। देन मनीषा वेरी गुड राइटिंग यार, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, कंटिन्यू इट एंड विद सच काइंड ऑफ राइटिंग यू आर गोइंग टू गो प्लेसेस, ठीक है। बहुत अच्छा लिख रहे हो, इवन एचएस लेवल का लिख रहे हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। देन अनूप जो है, आई गेस आपने एक या दो एक आंसर लिखे हैं। सो ये वाला जो आंसर लिखा है आपने सीपेक के ऊपर, अगेन जो मैंने पॉइंट्स बोले वो आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले हुए हैं इसके ऊपर। देन सौरभ हैं, सौरभ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर उन्होंने जो है चीज़ लिखी है सारी। सो अगेन ग्लोबलाइजेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी बताया इफेक्ट्स क्या हुए हैं। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर, फैमिली के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है इफेक्ट बताए हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अलग अलग जो मैंने इंस्टीट्यूशन बताए थे उनके ऊपर इन्होंने इफेक्ट लिखे हुए हैं। एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इफेक्ट लिखा है, अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, वेरी नाइसली डन। एंड आपको भी अच्छे पॉइंट्स मिले हुए, ठीक है जी। मैंने आपको कुछ लास्ट में लिखा भी है, तो अगर आप देखना उसे आपको अच्छा लगता है तो उसे कंक्लूजन की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आज के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। अगेन क्वेश्चंस जो हैं दे आर महात्मा गांधी अर्ली मूवमेंट्स, इनके बारे में आपको लिखना है। देन उसके बाद पंजाब हिल्स में जो है 1857 की क्रांति वो फेल क्यों हो गई थी, इसके बारे में। फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखना है। क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में कैसे मिलते हैं, जूनेटिक डिजीज़ के बारे में लिखना है आपको। हिमाचल प्रदेश में इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसके ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को हमें क्यों प्रमोट करना चाहिए इसके ऊपर आपको लिखना है। देन कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या है हिमाचल प्रदेश के ऊपर या हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर लिखना है आपको। रिसेप के ऊपर लिखना है कि क्यों इंडिया ने रिसेप जो है रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से। और फाइनली कास्ट एंड पॉलिटिक्स, मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स का आपको ऊपर, इसके ऊपर एक एस्से लिखना है, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल टुडे। अगर आप लिख सकते हो तो डू राइट एंड डू सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू चेक इट। एंड टिल द टाइम आप जो है प्लीज़ कंटिन्यू योर रिविजन एंड मेक श्योर कि आप जो है रिवाइज भी कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।